बच्चों मैं लेक्चर 1 ले रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। साथ में कुछ पी ब्लॉक भी कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बच्चों। सबसे पहली बात हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि डबल सॉल्ट क्या होता है। तो पहले हम सब समझते हैं कि डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या है। डबल सॉल्ट के एग्जांपल है, सबसे पहला है कार्नालाइट है ना, KCl.MgCl2.6H2। अगर आप इनको वाटर में डाल देंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देंगे। अगर आप इनको एक्वा सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये अपनी कंप्लीटली आइडेंटिटी लूज कर देंगे। अच्छा ये बताओ किस किस का टेस्ट देने लग जाएंगे? K+ का टेस्ट देने लग जाएंगे, Mg+2 का टेस्ट देने लग जाएंगे। जितने आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है सब अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देंगे। दे लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली, they lose their identity completely। बच्चों ये चीज समझनी है थोड़ी सी ना। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, उनको डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे इसके अंदर कितने आयन प्रेजेंट है, K+, Mg+2, Cl-, ये सब अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, सब अपना आयंस अपना टेस्ट देने लग जाते हैं, इसको डबल सॉल्ट कहते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट वो एडिशनल कंपाउंड होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। दे कंप्लीटली आयोनाइज एंड गिव ऑल द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन देम। KCl MgCl2.6H2, अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूं तो K+ Mg+2 Cl-, दे लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली। ये इसका एक एग्जांपल है बच्चों। एक और एग्जांपल है पोटाश अलम, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 है ना। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, अगर मैं इसको भी एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये भी अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देता है। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। कौन कौन से आयंस अपना टेस्ट देंगे? K+ देगा, Al+3 देगा, SO4-2 देगा। ये सब अपने आयंस अपना टेस्ट देने लग जाते हैं। तो 2019 में एक डेफिनेशन पूछी गई थी बोर्ड में कि व्हाट डू मीन बाय द डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट वो एडिशनल कंपाउंड है जो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। दो सॉल्ट का मिक्सचर है, अभी मैं बता रहा हूं। अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोअर सॉल्ट, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस .SO4.6H2 है ना। दिस इज मोअर सॉल्ट है ना बच्चों। टाइट्रेशन में यूज होगा मोअर सॉल्ट, रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है मोअर सॉल्ट। ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन विट्रोल की वजह से, FeSO4 की वजह से इसका कलर हल्का सा ग्रीन होता है। तो अगर मैं मोअर सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में डाल दूं, अगर मैं मोअर सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में डाल दूं तो इसके अंदर जितने आयंस प्रेजेंट है सभी अपना टेस्ट देने लग जाएंगे। Fe+2 भी देगा, SO4-2 भी देगा, अमोनियम भी आयन देगा। तो डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देते हैं। जितने आयंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी अपना टेस्ट देने लग जाते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को डबल सॉल्ट कहते हैं। बोल नहीं आया लगता है मुझको, आपको समझ में नहीं आया। डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिन्हें एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देते हैं। और इसका एग्जांपल है एक तो कार्नालाइट, KCl.MgCl2 को कार्नालाइट कहते हैं बच्चों है ना, कार्नालाइट है ना। KCl.MgCl2 को कार्नालाइट कहते हैं। इसको पोटाश अलम कहते हैं, पोटाश अलम है ना। अच्छे से लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, पोटाश अलम कहते हैं। इसको मोअर सॉल्ट कहते हैं, तो आप इस चीज को लिख लीजिए। तो डबल सॉल्ट और दो तरीके के, अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि एडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। एक एडिशन कंपाउंड को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं और एक एडिशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, डबल सॉल्ट, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और वो एडिशन कंपाउंड जो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर जितने आयंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी आयंस अपना टेस्ट देने लग जाते हैं। मींस दे कंप्लीटली आयोनाइज, मींस दे लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली, उनको कहा जाता है डबल सॉल्ट। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, राइट द टू एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहले इस चीज को नोट कर लीजिए।
इस चीज को नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ठीक है। अब बच्चों बात आती है, अब जो बात आती है वो बात आती है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं ना। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो वो सॉल्ट जो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करते, मतलब जितने आयंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब अपना टेस्ट नहीं देते। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, K4FeCN का होल 6, इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके अंदर इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो +2 है। Cn किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Cn माइनस के फॉर्म में, है ना। तो अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूं बच्चों ना, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूं तो K प्लस अपना टेस्ट देगा, बट Fe+2 का टेस्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं देगा। साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब कौन कौन फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे? Fe+2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, Cn माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दोनों एक नए आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और वो आयन कहलाएगा फेरोसाइनाइड आयन, है ना। मींस ये एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी लूज नहीं करते। मतलब जब इस सॉल्ट को हमने बनाया होगा तो इस सॉल्ट के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? एक तो K प्लस प्रेजेंट होगा, एक Fe+2 प्रेजेंट होगा, एक Cn माइनस प्रेजेंट होगा। बट व्हेन वी डिसॉल्व इन द एक्वा सॉल्यूशन दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली, है ना। They do not lose their identity. They do not lose their identity. They do not lose their identity completely. मतलब ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करते एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप बहुत गौर से करिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो आयोनाइज नहीं होता। सुनिए मेरी बात, क्या बोला मैंने? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो आयोनाइज नहीं होता। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन प्रेजेंट है? Fe+2 में प्रेजेंट है, Cn माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये दोनों आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। तो ऐसे सॉल्ट जिन्हें एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर उसके उनके अंदर जितने आयन प्रेजेंट होते हैं वो सभी आयन अपना टेस्ट अगर नहीं देते हैं तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? एक ऐसे सॉल्ट जिन्हें एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करते, ऐसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बच्चों CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 SO4 है। CuNH3 का होल 4 SO4 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो कॉपर होता है वो प्रेजेंट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल दूं तो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर आप SO4-2 का टेस्ट दे सकते हैं, बट आप कॉपर +2 आयन आपको नहीं मिलेगा, इसका टेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये आयन फ्री नहीं होगा। और ये किसका और टेस्ट किसका लग जाएगा? CuNH3 का होल 4 +2 का टेस्ट लग जाएगा, इसका टेस्ट भी दिया जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कंप्लीट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, जो कॉपर जो है वो +2 में प्रेजेंट है बट कॉपर +2 का टेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन्होंने अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी लूज नहीं की। तो ऐसे सॉल्ट जिन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर वो अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी लूज नहीं करते, जितने आयन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सभी का टेस्ट नहीं लगता। किनका नहीं लगता? जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आयन आएंगे वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। तो यहाँ किसका टेस्ट नहीं दिया जा सकता? कॉपर +2 का टेस्ट नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बच्चों अब हमें हेडिंग डाल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और उसमें एक सबसे पहला वर्ड पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है। और बच्चों इसके अंदर जो होता है वो मेटल होते हैं और लीगेंड होते हैं। M मेटल है और N लीगेंड है। चार्ज भी हो सकता है उसके ऊपर +-0। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड प्रेजेंट होते हैं। बच्चों इसको नोट करिएगा बहुत अच्छे से।
उनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिगेंड एंड ऑल सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड कंसिस्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बहुत आसान है। ये स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बताते हैं। इसके अंदर कौन होता है? मेटल होता है और लिगेंड होता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़कर जो भी कुछ होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़कर जो भी कुछ होगा वो आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाया जाएगा। पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अदर देन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अदर देन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, मेरी बात समझो। आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब इसका एक और नाम भी है काउंटर आयन, इसका एक और नाम भी है फ्री आयंस। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट कंसिस्ट ऑल लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन होता है? एक तो ये जो एम है ये सेंट्रल मेटल एटम है, या सेंट्रल मेटल आयन है, क्यों बेटा? और ये जो एल है ये लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कंटेन करता है? लिगेंड कंटेन करता है, सेंट्रल मेटल एटम कंटेन करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़कर, उसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट अदर देन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज द आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे मान लो CuNH3 का होल 4 SO4, तो ये जो SO4 है ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। SO4-2 आयोनाइजेशन स्फीयर है, काउंटर आयन है, फ्री आयन है। This is called ionization sphere, and these square bracket is known as the coordination sphere. तो coordination compound का वो part other than the coordination sphere is known as the ionization sphere. Ionization sphere और coordination sphere के बीच में, between ionization sphere and coordination sphere, there is a ionic interaction. There is ionic interaction. अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में कौन से इंटरेक्शन होते हैं? आयनिक इंटरेक्शन होते हैं। ये बात भी आप समझ सकते हैं। तो आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन, फ्री आयन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़कर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ के बचता है उसको क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है, काउंटर आयन कहा जाता है, फ्री आयन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कंसिस्ट करता है। अभी मैं सब समझाऊंगा, पहले बेसिक बेसिक चीजों को बता रहा हूं, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। रफ कर दूं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काउंटर आयन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे लगता है एक और एग्जांपल अभी आपको समझना चाहिए, और वो एग्जांपल है K4FeCN6, है ना। तो ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया बच्चों, ये काउंटर आयन हो गया, ये हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, फ्री आयंस हो गए। तो जो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़कर जो भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा, ठीक है। और इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं? इस पूरे को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस पूरे को क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। नोट किया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। दो पॉइंट हो गए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन होते हैं? एक तो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? अच्छा, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आयन प्रेजेंट होंगे वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वो फ्री आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होगा ना वो फ्री आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात आती है सेंट्रल मेटल एटम की, है ना।
इनको सेंट्रल मेटल आयन भी कहो। जनरली ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जनरली, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन मेटल के अलावा नहीं हो सकते, जनरली ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जनरली ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और उनको कहां रखते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल में। इनका साइज स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी। तो जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। उनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, स्मॉल साइज होता है, उनके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है। इसके अलावा स्मॉल साइज एस एंड पी ब्लॉक मेटल भी होते हैं। इसके अलावा स्मॉल साइज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मेटल भी होते हैं। इसके अलावा स्मॉल साइज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मेटल भी होते हैं। जरा मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कौन होता है सेंट्रल मेटल आयन। कॉपर +2 है, जिंक +2 है, कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +3 है, Fe+2 है, Fe+3 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल को छोड़कर, जो भी सेंट्रल मेटल को छोड़कर जो भी कोई होगा वो लीगेंड होगा। बहुत आसान है, अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉपर +2, Zn+2 है, कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +3 है, Fe+2 है, Fe+3 है, Ni+2 है, क्रोमियम +3 है। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन है। जनरली किसका काम करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का काम करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का काम करेंगे। क्यों करेंगे सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के बाद, एक तो इनके बीच पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, दूसरा इनका साइज छोटा होता है, तीसरा इनके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं या फिर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं। इकलौता लोन पेयर एक्सेप्टर नहीं कह सकते, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। अब एस ब्लॉक मेटल में कौन हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ट्रांजिशन मेटल ही करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के स्मॉल साइज मेटल भी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये भी सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों बहुत आसान होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना, वो मेटल और लीगेंड के बीच में बनता है। लीगेंड लोन पे डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ये वाला बॉन्ड कहला जाता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां जो ये M है ये लुईस एसिड है, M जो ये है ये लुईस एसिड है, M जो है ये लुईस एसिड है, ये इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो L होता है ये लीगेंड होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है हम उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है हम उसको लुईस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हम उसको लुईस बेस बोलते हैं। ऐसा हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है, ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है कि लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा कहां रखेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए जो सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं वो लुईस एसिड बोले जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन मेटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है। तो सेंट्रल मेटल एटम को एक नाम और दिया जाता है, दे आर लुईस एसिड, दे आर लोन पेयर एक्सेप्टर। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, किससे करते हैं बेटा, लीगेंड से करते हैं, दे आर लोन पेयर एक्सेप्टर। तो कौन कौन ट्रांजिशन मेटल, तो जनरली इस चैप्टर के अंदर तो ट्रांजिशन मेटल ही किसका काम करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का काम करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का काम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन अगर मैं ये चुनूं कि आप कॉम्प्लेक्स बनाते क्यों हैं, तो ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्स की क्यों फॉर्मेशन करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उनका साइज छोटा होता है, उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पुट कर लिया स्क्रीनशॉट ले। तो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन वो हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। किससे लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, लोन पेयर किससे एक्सेप्ट करते हैं, लीगेंड से। दे आर लोन पेयर एक्सेप्टर, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये लीगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक्सेप्ट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोला जाता है। थोड़ा इस पॉइंट पर स्टार लगा लीजिए।
एस ब्लॉक के मेटल, पी ब्लॉक के मेटल जनरली किसका काम करते हैं बच्चों? इसके अलावा ऐसा नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल और मेटलॉइड भी किसका काम करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का काम कर सकते हैं। अच्छा आप बोलोगे एग्जांपल बताओ, एग्जांपल भी बताओ, मैं बता रहा हूं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटलॉइड और नॉन मेटल भी कभी कभार किसका काम कर सकते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयन का कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं, बोरोन BF4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है BF4 माइनस। अच्छा सिलिकॉन SiF6 माइनस 2। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटलॉइड एज वेल एज नॉन मेटल, ये भी किसका काम कर सकते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का काम कर सकते हैं। बोलो बच्चों, ठीक है। ये भी पॉइंट थोड़ा सा नोटेड था कि सेंट्रल मेटल एटम होते क्या है। तो सेंट्रल मेटल एटम की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो सेंट्रल मेटल एटम वो होते हैं जो लोन पेयर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं। इनका तीसरा नाम जो है ये लुईस एसिड है। अच्छा ये सेंट्रल मेटल आयन का काम करने के लिए पीछे रीजन क्या क्या है? ट्रांजिशन मेटल सेंट्रल मेटल आयन का काम ज्यादातर क्यों करते हैं? ट्रांजिशन मेटल ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ज्यादातर क्यों करते हैं? उसका रीजन है, एक तो साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने से क्या होता है? हाई चार्ज डेंसिटी होती है। तीसरा जो पॉइंट है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल किसका काम करता है? सेंट्रल मेटल एटम का काम करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और ये लोन पेयर किससे एक्सेप्ट करते हैं? ये लोन पेयर किससे मेरे प्यारे बच्चों एक्सेप्ट करते हैं? लीगेंड से। तो सारी कहानी तो छुपी है किसके पास? लीगेंड के पास। सारी कहानी तो लीगेंड के पास छुपी हुई है। अच्छा एक चीज खुद बताओ, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ। याद है? नहीं याद है? नहीं याद है। FeH, बोलो याद है? नहीं याद है? FeH2 होगा होल 5 NO SO4। अच्छा ये SO4 माइनस 2 क्या है? SO4 माइनस 2 क्या है? ये काउंटर आयन है या आयोनाइजेशन स्पेयर है। इसके अंदर जो NO होता है वो +1 स्टेट में होता है। आयरन भी +1 स्टेट में। NO का क्या नाम होता है? नाइट्रोसोनियम। बच्चों मैंने पढ़ाया आपको, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, याद है? नहीं। चलो अब हमारी कहानी चालू होती है लीगेंड से, है ना। तो लीगेंड क्या कहलाते हैं? लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनेट करते हो उन्हें लीगेंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं जनरली। लुईस बेस लीगेंड होते हैं। लुईस बेस वही होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होगा। तो लीगेंड क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं लोन पेयर? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। उन्हीं को क्या कहते हैं? लीगेंड कहते हैं। तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है ये किसका काम कर रहा है? लुईस एसिड का। और जो ये लीगेंड है ये किसका काम कर रहा है? लुईस बेस का। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझे? तो लीगेंड क्या होते हैं? असली में लोन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जनरली। ये लुईस बेस होते हैं। बोलो, जनरली ये लुईस बेस होते हैं। लिख लिया ना, नोट कर लिया? मुझे लगता कर लिया होगा ना। अब जरा यहाँ एक बात समझनी थी कि एक ये बात ये है कि लीगेंड जनरली नेगेटिव या न्यूट्रल होते हैं। कुछ आप केसेस हैं जहां पर लीगेंड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जनरली जो होते हैं, जनरली लीगेंड जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल होते हैं। रेयरली ये पॉजिटिव होते हैं। रेयरली ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बताओ कुछ समझ में आया? तो लीगेंड क्या होते हैं? जो लोन पे डोनेट करते हैं। अच्छा इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। लीगेंड के एग्जांपल क्या होते हैं? अब आपको अच्छी तरह मालूम है, X माइनस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अच्छा
वाटर न्यूट्रल लीगेंड है, OH माइनस, है ना, O-2, ये सब न्यूट्रल लीगेंड है। ये वाटर न्यूट्रल लीगेंड है, OH माइनस हो गया, O-2 हो गया, है ना, O2-2 हो गया, ये सब लीगेंड है। इसके अलावा NH3 हो गया, ठीक है, NH2 माइनस हो गया, NH2 माइनस को कहते हैं अमाइड, है ना, NH-2 को कहते हैं नीड। सभी के पास कम से कम एक लोन पेयर है, तो ये सब लीगेंड का काम करेंगे। PH3 भी लीगेंड हो गया, ठीक है ना, PH3 भी लीगेंड हो गया, ये सब लीगेंड है। और भी बहुत सारे हैं, बट मैं बता रहा हूँ लीगेंड क्या होता है, जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर डोनेट करने के लिए होता है, ये लीगेंड है। NH2 माइनस हो गया, NH माइनस हो गया, PH3 हो गया, PPH3 हो गया। PPH3 का मतलब है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, है ना, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सब लीगेंड है, सभी के पास लोन पेयर है। तो लीगेंड की एक तो डेफिनेशन है कि इनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर डोनर, है ना। जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सब लीगेंड तो होते ही होते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर आपने पी ब्लॉक को ध्यान से पढ़ा हो तो अगर आप कॉपर +2 के एक्वा सॉल्यूशन में से अमोनिया गैस को अगर पास कर देते हैं तो ये बताओ क्या कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये CuNH3 का होल 4+2 बना लेता है, एक्वस, है ना, याद है कि नहीं। Cu+2 का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है, डीप ब्लू कह सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया था पी ब्लॉक, ये मैंने पढ़ाया था। इस केस में जो अमोनिया है वो लीगेंड की तरह काम करता है। इस केस में जो अमोनिया है ये किसकी तरह काम करता है, लीगेंड की तरह काम करता है। और जो कॉपर+2 है ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करता है, सेंट्रल मेटल आयन की तरह काम करता है। तो लीगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर स्पीसीज, लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर डोनर होते हैं, किसको लोन पेयर डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था कॉपर+2 4NH3, तो यहाँ अमोनिया लीगेंड की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, जल्दी से पहले नोट कर लो इसमें से। अब जरा मेरी बात समझो, यहाँ पर एक छोटी सी बात और रहेगी कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाले भी लीगेंड की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीगेंड which donate पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्जाम्पल क्या है उन लीगेंड का, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट करते हैं। इकलौती डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं हो सकती लीगेंड की कि जो लीगेंड जो लोन पे डोनेट करते हैं, एक और डेफिनेशन होती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं उनको भी हम लीगेंड मानते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं उनको भी लीगेंड मानते हैं, जैसे C2H4 है ना, इसका नाम क्या है, एथाइलीन, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। बताओ उसमें लोन पेयर का है, लोन पेयर नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये भी लीगेंड हो सकता है। एक और हो सकता है बेंजीन, बेंजीन भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी लीगेंड की तरह एक्ट कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोपेंटा डाइनाइल, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन, ये भी बताओ कहां यूज होगा, फेरोसिन में यूज होगा। कंपाउंड है फेरोसिन, उसमें यूज होता है। ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये भी लीगेंड का एग्जांपल है। तो लीगेंड मानते कि नहीं, लीगेंड हम मानते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हो, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ये हैं, लोन पेयर डोनेट करने वाले हम पढ़ चुके हैं। तो लीगेंड की बात समझ में आ गई है ना। अब जरा मेरी बात समझ में आए, एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड लीगेंड कितने बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम
एंड लीगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाते हैं सेंटर मेटल आयन लीगेंड के साथ, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जनरली एक पॉइंट लिख लो, बोरोन और बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोबाल्ट प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 3, Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, निकल प्लस 2, सॉरी Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 3, Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोबाल्ट प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 3, Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। प्लेटिनम जो होता है वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है और प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। निकल जो प्लस 2 होता है वो दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है 4b और 6b, उसके केस में दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं। निकल प्लस 2 के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है। सिल्वर आयन के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होता, 6 से ज्यादा नहीं होता, 6 से ज्यादा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होता है। 6 मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। जनरली जो कोऑर्डिनेशन, जनरली मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 2, 4, 6। मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2, 4, 6 है। सिल्वर सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है 2। बोरोन बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोबाल्ट प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 3, Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। निकल प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, दोनों प्लेटिनम प्लस 2 में 4 और प्लस 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सीख गए। टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लीगेंड सेंटर मेटल एटम के साथ, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। लीगेंड टोटली कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। अब बच्चों जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, और वो ये आ रही है कि एक और क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पर हम लीगेंड को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड। डेंटिसिटी का मतलब होता है, डेंटिस्ट से ये वर्ड आया है, दांतों से पकड़ना। डेंटिसिटी मींस दांतों से पकड़ना। इसका मतलब यहां पर यह है कि एक लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने तरीके से पकड़ सकता है। अगर मान लो वो एक ही तरीके से पकड़ता है तो वो मोनोडेंटेट है। अगर मान लो वो 2 तरीके से पकड़ता है, 2 जगह से पकड़ता है तो वो बाइडेंटेट है। अगर 3 जगह से पकड़ता है तो वो ट्राइडेंटेट है। मतलब दांतों से पकड़ना मीनिंग होता है डेंटिसिटी का। तो यहां दांतों की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कि सेंट्रल मेटल एटम को लीगेंड कितने तरीके से पकड़ सकता है। सेंट्रल मेटल एटम को लीगेंड कितने तरीके से पकड़ सकता है, वो इसकी क्या कहलाएगी, डेंटिसिटी कहलाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ, हम डेंटिसिटी बता रहे हैं। तो एक तो लीगेंड होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोडेंटेट है। अब मोनोडेंटेट का मतलब है कि जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है। अच्छा, डेंटिसिटी का मीनिंग है कि उस लीगेंड के अंदर डोनर साइट कितनी है ना, कितनी साइड से वो डोनर साइड कह लो, या फिर लीगेंड के पास कितनी बाइंडिंग साइट है, कितनी तरीके से वो उसको पकड़ सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो
तो एक लीगेंड कितने तरीके से सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है। तो एक लीगेंड तो हो गया मोनोडेंटेड, जिसकी डेंटिसिटी होगी बेटा क्या 1। मोनोडेंटेड लीगेंड वो हो गया जिसकी डेंटिसिटी 1 है। बोलो बाइडेंटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगेंड है। तो बाइडेंटेड लीगेंड वो होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 2 होती है। मतलब इस लीगेंड, ये लीगेंड दो तरीके से किसको पकड़ सकता है, सेंट्रल मेटल आयन को पकड़ सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ सकता है। तो जो सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को एक ही तरीके से पकड़ सकता है, इसका मतलब ये हम सिंपल भाषा में कहें, जो सेंट्रल ऐसा लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए वो मोनोडेंटेड है। ऐसा लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए वो बाइडेंटेड है। मतलब इसका मतलब है उसके पास कितनी कितनी तरीके से वो पकड़ सकता है, उसके पास नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है इसके पास, किसको बाइंड कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, उसके पास नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है 2। मोनोडेंटेड का मतलब है इसके पास नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है 1। नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है इसके पास 1। इसके पास नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है 2। अगर मैं बात करूं हेक्साडेंटेड लीगेंड, हेक्साडेंटेड लीगेंड तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी 6 होगी। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, इस एक लीगेंड के पास कितनी बाइंडिंग साइट है 6। ये 6 तरीके से पकड़ सकता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो अगर हम बात समझें क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं लीगेंड का, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कर रहे हैं, मतलब कितनी तरीके से लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड कर सकता है। मतलब एक लीगेंड अगर मान लो 2 जगह से बाइंड कर रहा है तो उसकी बाइंडिंग साइड 2 है, तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी 2 है। अगर वो 6 जगह से बाइंड कर रहा है तो उसकी डेंसिटी 6 है। अगर वो एक जगह से बाइंड कर रहा है तो उसकी डेंसिटी 1 है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। असली में ये देखा जाए तो ये डेंसिटी जो है ये प्रॉपर्टी है लीगेंड की बेटा। ये क्या है, प्रॉपर्टी है लीगेंड की, प्रॉपर्टी ऑफ लीगेंड। डेंसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है किसी लीगेंड की। अगर वो लीगेंड एक तरीके से बाइंड हो रहा है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसकी डेंसिटी 1 है। मतलब वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसा लीगेंड मोनोडेंटेड कहलाता है। ऐसा लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है वो मोनोडेंटेड है। ऐसा लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है, एक लीगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो बाइडेंटेड है। ऐसा लीगेंड जो एक सेंट्रल एटम के साथ, ऐसा लीगेंड जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है, उस लीगेंड को आप क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट कहते हैं। तो समझ में आ गया डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। पॉलीडेंटेट का क्या मीनिंग है, पॉलीडेंटेट का मीनिंग होता है ऐसा लीगेंड जिसके पास डोनर साइड 2 या 2 से ज्यादा हो। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है, ऐसा लीगेंड जिसके पास डोनर साइड 2 या 2 से ज्यादा हो, उसको कहा जाता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट किसको बोला जाता है, ऐसा केस जिसमें, सुन रहे मेरी बात, ऐसे केस जिसमें जो डोनर साइड है वो 2 या 2 से ज्यादा हो। अब एक वर्ड और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी प्रॉपर्टी है, दिस इज नोन एज केलेशन। When a bidentate ligand or a polydentate ligand form a closed ring with the central metal atom, then this is known as, when a bidentate or polydentate ligand, when a bidentate or polydentate ligand, when a bidentate or a polydentate ligand form a ring with सेंट्रल मेटल एटम, और ये रिंग कितने मेंबर्ड होनी चाहिए, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए जनरली। व्हेन अ बाइडेंटेट और अ पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म अ रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम, दिस इफेक्ट इज नोन एज केलेशन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज केलेशन। इस फिनोमिनन को हम लोग केलेशन बोलते हैं। एंड द रिंग इज कॉल्ड chelating ring, and the ligand is known as chelating ligand, and the ligand is known as
मेरी बात समझो जरा, जब कभी कोई बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, जब वो रिंग की फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो रिंग कितने मेंबर्ड होनी चाहिए, या तो 5 मेंबर्ड होनी चाहिए, 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। इसी इफेक्ट को कहा जाता है किलेशन, एंड द रिंग इज नोन एज द किलेटिंग रिंग। उस रिंग को कहा जाता है किलेटिंग रिंग, और उस इफेक्ट को कहा जाता है, उस लिगेंड को कहा जाता है किलेटिंग लिगेंड। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, ईएन का एक केस है। ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायमीन ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके अंदर दो डोनर साइड होती हैं, एक ये एक NH2 होता है, एक नाइट्रोजन डोनर साइड होती है, एक और नाइट्रोजन दो डोनर साइड होती है। और जब ये सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पे डोनेट करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये क्लोज रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, ये एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करो, एक नाइट्रोजन इसने लोन पे डोनेट कर दिया, एक नाइट्रोजन इसने लोन पे डोनेट कर दिया, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये रिंग की फॉर्मेशन बना है। ये रिंग कितने मेंबर्ड है? 5, 1 2 3 4 5। ये रिंग कितने मेंबर्ड है? 5 मेंबर्ड रिंग है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है, इसी इफेक्ट को, क्लोज रिंग को बनाने को, इसी को बोला जाता है किलेशन। और ऐसा लिगेंड जो किलेशन करता है उसको बोला जाता है किलेटिंग लिगेंड। तो जनरली ये जो रिंग होती है, ये 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। अच्छा, किलेशन के कारण होता क्या है? किलेशन के कारण, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ किलेशन। किलेशन के कारण स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ जाती है। किलेशन के कारण स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ड्यू टू किलेशन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज क्यों कर जाती है? इसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन है एंट्रोपी और एक रीजन है किलेशन इफेक्ट। बच्चों ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं किलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। मान लो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा जिसके अंदर किलेशन होगा। तो किलेशन करता कौन है? जो बाइडेंटेड लिगेंड है या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जो एक क्लोज रिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और वो रिंग 5 या 6 मेंबर्ड होनी चाहिए, वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। दिस फिनोमेनन इज नोन एज किलेशन। और जो रिंग फॉर्मती है उसको किलेटिंग रिंग बोला जाता है, और जो लिगेंड ये करता है उसको किलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। जनरली ये रिंग 5 और 6 मेंबर होती है। किलेशन के कारण होता क्या है? किलेशन के कारण उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसके पीछे दो वजह होती है, एक एंट्रोपी वजह होती है और एक किलेशन इफेक्ट वजह होती है। ये चीजें हम दोनों आगे जाके समझेंगे। तो किलेशन बहुत आसान है। किलेशन के कारण होता क्या है? सबसे पहला मुझे एक चीज बताओ, किलेशन के कारण होता क्या है? किलेशन के कारण किसी भी कॉम्प्लेक्स की क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये जनरली जो ये रिंग बननी चाहिए, क्लोज रिंग, ये कितने मेंबर्ड होनी चाहिए? 5 मेंबर्ड होनी चाहिए या फिर 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। इसको बोला जाता है किलेशन। When a bidentate or a polydentate ligand form a ring with the central metal atom, this phenomenon is known as chelation and the ring is called chelating ring and the ligand is known as the chelating ligand. इसके कारण किसी भी कॉम्प्लेक्स की क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके कारण कॉम्प्लेक्स की क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। Due to this, the stability of the complex is increases. Due to this, the stability of the complex is increases. इसके कारण कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम मोनोडेंटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, जनरली बच्चों आपको मैं बता देता हूं, एक पॉइंट और लिख लीजिए। 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? हाईली अनस्टेबल होती है क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बननी चाहिए। 3 मेंबर्ड रिंग नहीं फॉर्म होनी चाहिए। 3 और 4 भी हो सकती है क्योंकि इनके केसेस में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। 3 और 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि उनके केसेस में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री खिंचाव। एंगल स्ट्रेन का मतलब है जकड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। यहां तक की बात हो गई पूरी अच्छे से। अब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे कि एक तो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट 1 होती है।
मतलब ऐसा लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by monodentate ligand, number of coordinate bond formed by monodentate ligand is 1. कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ऐसा लिगेंड? मोनोडेंटेट 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो हम लिख सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। लिख सकते हैं ना? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड के बराबर होता है। नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट 1 होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मोनोडेंटेट लिगेंड इज 1। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड के बराबर होता है। सुना मेरी बात? कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड के बराबर होता है। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। कोऑर्डिनेशन याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि कौन से लिगेंड मोनोडेंटेट होते हैं। जैसे X-, आप फ्लोराइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो, दे ऑल आर मोनोडेंटेट। इसके बाद आप H2O ले लो, दिस इज मोनोडेंटेट। आप OH- ले लो, दिस इज मोनोडेंटेट। आप अमोनिया ले लो, दिस इज मोनोडेंटेट। आप NH2- ले लो, मोनोडेंटेट। आप NH-2 ले लो, मोनोडेंटेट। आप फ्लोराइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो, H2O ले लो, OH- ले लो, NH3 ले लो, NH2- ले लो, NH-2 ले लो, PPS3 ले लो, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन इस तरीके से होता है, P और 3 बेंजीन रिंग। ठीक है। आप पिरिडीन ले लो, आप अजाइड ले लो, आप अजाइड ले लो, पिरिडीन ले लो, ये सब मोनोडेंटेट है। PPH3 ले लो, मिथाइल अमीन ले लो, मिथाइल अमीन ले लो, दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। फ्लोराइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो, H2O ले लो, OH- ले लो, NH3 ले लो, NH2- ले लो, NH-2 ले लो, PPH3 ले लो, पिरिडीन ले लो, N3- ले लो, CH3NH2 ले लो और कार्बोनाइल ले लो, Cu। दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड, दे ऑल आर मोनोडेंटेट, दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। याद करना है बेटा, याद करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा लिख लिख कर कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके बाद नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट एक होती है। साइनाइड ले लो, साइनाइड को एक और कैटेगरी में रखेंगे, एम्बीडेंट लिगेंड। अभी समझा रहा हूं, साइनाइड ले लो, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। चलो एग्जांपल की बात करते हैं, चलो एग्जांपल की बात करते हैं, याद करेंगे। साइनाइड ले लो, फ्लोराइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो, H2O ले लो, OH ले लो, माइनस ले लो, NH3 ले लो, NH2- ले लो, NH-2 ले लो, PPS3 ले लो, पिरिडीन ले लो, N3- ले लो, मिथाइल अमीन ले लो। ठीक है। अब जरा मेरी बात समझो। आप अगर मेरी बात समझो, अब अगर मैं इसमें एक कैटेगरी और पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, K4FeCN का होल 6, K4FeCN6 अगर मैं होल 6 दे दूं तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इस एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 4 पोटेशियम पे +4 होंगे। एक साइनाइड पे -1 होता है तो 6 साइनाइड पे -6 होगा। अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो कैसे निकाला? देखो एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अच्छा ये बताओ, ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, पोटेशियम पे चार्ज कितना है? +4, साइनाइड पे चार्ज कितना है? -6। इसको न्यूट्रल करने के लिए जितना पॉजिटिव होना चाहिए उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव है -6, पॉजिटिव है +4, कितना जोड़ दूं कि ये न्यूट्रल हो जाए? +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। ठीक है। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4। आपको बता दूं अमोनिया भी आपने पढ़ा है कि मोनोडेंटेट लिगेंड है। साथ में आपने पढ़ा कि अमोनिया पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है ना। SO4 पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है। टोटल मिला के ये कंपाउंड न्यूट्रल है। अरे टोटल मिला के देखा जाए तो न्यूट्रल है, तो फिर कॉपर पे कितना चार्ज आएगा? +2। अच्छा एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 4 अमोनिया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +2।
नहीं आया समझ में। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो ब्राउन रिंग का, FeH2O का होल 5 NO+2। अच्छा एक चीज बताओ, H2O तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज है, NO के ऊपर चार्ज +1 है, कितना चार्ज रखूं आयरन पे कि टोटल चार्ज +2 हो जाए? तो इस पे चार्ज होगा +1। NO भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, वाटर भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 5 वाटर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक NO एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मोनोडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 5 वाटर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक NO एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +1 है, NO की +1 है। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा जैसे मान लो PtCl2 Br2, ये कंपाउंड न्यूट्रल है, PtCl2 Br2, Cl की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट -2, Br की वजह से -2, तो बताओ प्लेटिनम पे कितना चार्ज होगा? मान लो अगर हम बात करें तो +4 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, Cl के ऊपर -2, Br के ऊपर -2, तो प्लेटिनम पे कितना चार्ज रखोगे न्यूट्रल हो जाए? +4 है ना। तो बच्चों ये हमारा पहला लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या हो गया है, खत्म हो गया है, जिसमें हमने मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल याद किए हैं। कल मैं इसका सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।